नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ कृष्णा वशिष्ठ और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने प्यारे से चैनल जिसका नाम है टैट्स गुरु। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो आप सब्सक्राइब कर देना टैट्स गुरु को। और आज हम करने वाले हैं 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम चाइल्ड ग्रोथ। आज का वीडियो सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो जल्दी से दोस्तों आ जाइए पेन और कॉपी के साथ अपने नोट्स बनाने के लिए, ठीक है। अगर आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है तो आप इन 15 क्वेश्चंस को करके दिखाएं। मोस्ट प्रोबेबली 16 क्वेश्चन के आसपास हैं। और अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो मैं दावा करता हूं दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको डिफरेंस नज़र आएगा, ठीक है। डिफरेंस नज़र आएगा आपको एक कॉन्फिडेंस होगा कि जी हाँ आप कर सकते हैं। और मैं यकीन दिलाता हूँ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी के अंदर मेरे को आपसे चाहिए 30/30 नंबर। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल कर सकते हो आप। 30 आउट ऑफ 30 क्वेश्चन आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए चलो आज स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन, और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो सेशन कैसा रहा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, द यूनिक इंटरेक्शन डैश एंड डैश कैन रिजल्ट इन डिफरेंट पाथ्स एंड आउटकम्स ऑफ डेवलपमेंट। तो जो यूनिक इंटरेक्शन है आपको यहाँ पे 2 खालिस्तान फिल करने हैं। अब 2 खालिस्तान जो फिल होंगे बेसिकली उसमें आपका कौन सा ऑप्शन आएगा, ABCD में से आपको एक ऑप्शन चूज करना है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप बिना पढ़े भी लगा सकते हैं, ठीक है, बिना पढ़े। आप सिर्फ ऑप्शन को ध्यान से देखें। यहाँ पे जो एक ऑप्शन है जो कि बार बार आप CDP के अंदर पढ़ते हैं वो है हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। हेरिडिटी मतलब आनुवंशिकता, एनवायरमेंट मतलब आपकी प्रकृति। तो इन दोनों का ही रोल हमारे विकास में, डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका है सीटेट सितंबर 2016 के क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। तो जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। तो आपको सिर्फ मीनिंगफुल चीज़ें आपके ऑप्शन में से चूज करनी है, सिलेक्ट करनी है, ठीक है। आपका क्वेश्चन 1 सेकंड में भी हो सकता है। तो आंसर आ जाएगा, पहले डैश में यहाँ पे हेरिडिटी फिल होगा, सेकंड डैश में यहाँ पे एनवायरमेंट फिल होगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि अगर आपने पुराने वीडियो सेशन नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर देख लेना। और ये मेरा तीसरा वीडियो सेशन है जहां पे मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं। और जो ये क्वेश्चन है ये डिफरेंट एग्जाम में से उठाए गए हैं दोस्तों। चाहे वो आपका आंध्र प्रदेश का टैट हो, चाहे आपका पंजाब टैट हो, चाहे आपका सीटेट टैट हो, चाहे आपका तमिलनाडु टैट हो, चाहे आपका एच टैट हो, चाहे वो आपका यूपी टैट हो। तो एक एक टैट में से मैं क्वेश्चंस को लेके आया हूं। अगर आप इन क्वेश्चंस को करते हैं तो आपको एक जबरदस्त आत्मविश्वास महसूस होगा, ये ऐसा मेरा मानना है। और मेरे को चाहिए आपके 30/30 नंबर CDP। डोंट केयर अबाउट CDP नाउ, ठीक है। अब CDP के बारे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट शेप डेवलपमेंट इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। एनवायरमेंटल फैक्टर आपको बताने हैं, जो एक ऐसा एनवायरमेंटल फैक्टर बताने हैं जो कि डेवलपमेंट की शेप को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो वो एनवायरमेंटल फैक्टर आपको एक ऐसा चूज करना है जो कि एनवायरमेंटल फैक्टर नहीं है बेसिकली, क्योंकि यहां पे इसने क्या बोल दिया, एक्सेप्ट बोल दिया। मतलब सारे ही एनवायरमेंटल फैक्टर होंगे ऑप्शन में से, लेकिन एक एनवायरमेंटल फैक्टर नहीं होगा जो कि, और एनवायरमेंट फैक्टर तो आप जानते हैं कि हमारे डेवलपमेंट को शेप प्रोवाइड करते हैं। तो चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा एनवायरमेंटल फैक्टर यहां पे नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वालिटी ऑफ लर्निंग। तो बिल्कुल सही बात है, ये एनवायरमेंटल फैक्टर के अंदर ही आता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं न्यूट्रिशन और कल्चर की। तो ये भी आपका एनवायरनमेंट के अंदर ही आता है। तो यहां पे इंटेलिजेंस, जी हाँ दोस्तों, इंटेलिजेंस जुड़ी हुई है आपकी हेरिडिटी से, आपकी आनुवंशिकता से। इंटेलिजेंस मतलब इंटरनल जानते हो ना, आपका ब्रेन से रिलेटेड है। तो जो चीज ब्रेन से रिलेटेड है, जैसे आपका थिंकिंग पैटर्न हो गया, जैसे आपका इंटेलिजेंस हो गया, जैसे आपके इमोशंस हो गए, जैसे आपकी कॉग्निटिव स्किल्स हो गई, ये सारी की सारी ब्रेन से तो जुड़ी हुई हैं। तो आंसर यहाँ पे आपका इंटेलिजेंस आ जाएगा, क्योंकि इंटेलिजेंस इज नॉट ए एनवायरमेंटल फैक्टर। क्लियर होगा।
तो इस तरीके से आपको एक मेथडोलॉजी सिलेक्ट करनी है दोस्तों। देखो सारा जो खेल है वो मेथडोलॉजी का है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, थ्योरी पे थ्योरी पढ़ते रहेंगे, तो भैया मैं कहता हूं कि 30/30 नंबर आपके बिल्कुल भी नहीं आ सकते। जब आप 30 नंबर का एम लेके चलोगे, भाई 30 मार्क्स मेरे फुल आएंगे, जब भी आपका 25, 26, 27, 28 के आसपास आप रुक सकते हो। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए नॉर्मल चाइल्ड ऑफ 12 ईयर्स ऑफ एज इज मोस्ट लाइकली टू। एक जो नॉर्मल जो सामान्य जो बच्चा होता है, 12 साल का जो बच्चा होता है, इज मोस्ट लाइकली। ठीक है, तो इनमें से एक ऑप्शन आपको एप्रोप्रिएट जो है चूज करना है। हैव डिफिकल्टी विद ग्रोस मोटर एंड कोऑर्डिनेशन, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि जो ग्रॉस मोटर कोऑर्डिनेशन है ये आपका इन्फेंसी स्टेज, चाइल्डहुड तक ही सीमित होता है। उसके बाद बच्चा जो है 12 साल का है बच्चा, तो अब तो उसकी फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल की बात ही नहीं करनी हमें। हैव फीलिंग्स ऑफ एंजाइटी अबाउट प्लीजिंग एडल्ट, बिल्कुल गलत बात होती है। उसके बाद कन्फाइन हिज हर इंटरेस्ट टू हियर एंड नाउ। देखो आपका जो ऑप्शन है इसके अंदर वो है डी इज द राइट आंसर। बी एगर फॉर पीयर अप्रूवल। देखो बच्चा जो है 12 साल का है, और 12 साल का जो बच्चा होता है वो दूसरों के साथ यानी कि पीयर ग्रुप की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करता है। ठीक है, माता पिता से बच्चा दूर हटता चला जाता है, क्योंकि धीरे धीरे बच्चा जो है चाइल्डहुड को क्रॉस करके एडल्ट उसमें, सॉरी नॉट एडल्ट, एडोलेसेंस में जा रहा है, यानी कि बाल अवस्था को क्रॉस करके बच्चा धीरे धीरे कौन सी अवस्था में जा रहा है, किशोर अवस्था में जा रहा है। और किशोर अवस्था के अंदर जो बच्चे होते हैं वो धीरे धीरे जो है एक हेटर्ड क्रिएट करते हैं अपने दिल में, अपने माइंड में, कि जी हमें अपने माता पिता का नहीं मानना है, जस्ट पीयर ग्रुप की तरफ मूव करते हैं। पीयर ग्रुप का मतलब होता है दोस्तों हम उम्र के जो दोस्त होते हैं, जो उनके ही एज के दोस्त होते हैं, तो उनकी बात को ज्यादा मानते हैं, उनकी ही चीजों को वो ज्यादा महसूस करते हैं। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा वो दोस्त बनाने की कोशिश करते हैं। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद बात करते हैं इन कंपेरेटिव फिजिकल ग्रोथ कर्व फीमेल। अगर आप फिजिकल ग्रोथ कंपेयर करोगे फीमेल का और मेल का, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट लगेगा? तो पहला है डेवलप मोर स्लोली देन मेल्स, कि जो फीमेल है वो मेल से कम डेवलप होती हैं, कम रेट पे डेवलप होती हैं। ठीक है, उसके बाद डेवलप मोर रैपिडली देन मेल्स। तो सही जो आंसर है वो है आपका बी, कि जो फीमेल होती है बेसिकली वो मेल के मुकाबले ज़्यादा डेवलप होती है। फिजिकल वाइज यहाँ पे बात हो रही है। शारीरिक अवस्था में अगर आप देखोगे तो जो आपका फीमेल है उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो मेल के मुकाबले जल्दी रैपिडली ग्रोथ होती है, उनकी ग्रो करते हैं। और ये आप जैसे 10th क्लास में हम जैसे बायो वगैरह पढ़ते हैं, 12th क्लास में बायो पढ़ते हैं, तो वहाँ पे आपको अच्छे तरीके से पता चल गया होगा अगर आपने वो कॉन्सेप्ट पढ़ा है। ठीक है, तो फीमेल के जो बॉडी पार्ट्स हैं वो मेल के मुकाबले रैपिडली ग्रो करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एडोलेसेंस इज ए पीरियड ऑफ, जो एडोलेसेंस होता है, जो आपकी किशोर अवस्था होती है, वो पीरियड होता है स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम। ठीक है, वो सेट बाय। अब तो ये कथन किसने कहा है कि जो किशोर अवस्था होती है वो स्ट्रॉम और स्ट्रेस की होती है? ठीक है, तो ये कथन किसका कहा हुआ है? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, चाहे वो एचटेट की बात करें, चाहे वो आपका सीटेट की बात करें। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है, तो नोट करके चलिएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, जी स्टैनली हॉल ने कहा है ये कथन। ठीक है, और वास्तव में ये कथन सत्य भी है, क्योंकि किशोर अवस्था के अंदर मैं काफ़ी बार डिस्कस कर चुका हूं कि एक ऐसी अवस्था है जहां पे किसी भी बच्चे की हार्मोनिकल चेंजेस होते हैं। हार्मोनिकल चेंजेस मतलब उसके बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं वो रैपिडली चेंज करते हैं। अब बच्चा जो है तनाव भी महसूस करता है, बच्चे की लाइफ में स्ट्रेस भी होता है, स्ट्रॉम भी होता है। ठीक है, और जो वीरतापूर्ण एहसास है, यानी कि वीरता का जो एहसास है, जो वीर गाथा होती है, वो बेसिकली किशोर अवस्था के अंदर ही डेवलप होती हैं। ठीक है, वो अपने देश से प्यार करेगा तो किशोर अवस्था के अंदर ही करेगा। ठीक है, स्ट्रेस में हो जाएगा, तनाव में आएगा तो किशोर अवस्था के अंदर ही आएगा। बॉडी को लेके काफी चेंजेस होते हैं, इस वजह से मूड स्विंग भी होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए एडोलेसेंस को लेके, क्योंकि कई बार जो है क्वेश्चन आ जाता है एडोलेसेंस के बेस पे आता है या फिर अर्ली चाइल्डहुड के बेस पे आता है। तो ये जितनी भी स्टेजेस हैं, और मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूं कि अगर आपको स्टेजेस के बारे में अच्छे से पढ़ना है तो वेट किस चीज का, मेरे चैनल पर सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके देख सकते हैं सीडीपी मिशन के अंदर। ठीक है,
प्लेलिस्ट का नाम है CDP मिशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा कथन इज नॉट इंटरनल फैक्टर, इंटरनल फैक्टर मतलब अंदरूनी फैक्टर, ऑन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन को लेके, ग्रोथ को लेके यहाँ पे कौन सा फैक्टर जो है वो इंटरनल नहीं है? इंटेलिजेंस, इमोशनल फैक्टर या फिर एनवायरमेंट इन द वोम्ब ऑफ मदर। तो ये तो इंटरनल फैक्टर है ही, क्योंकि वोम्ब बोल दिया ना, पेट के अंदर। इमोशनल फैक्टर भी आपका एक इंटरनल फैक्टर में ही कंसीडर होता है। इंटेलिजेंस भी आपका एक इंटरनल फैक्टर है। जो बायोलॉजिकल है वो आपका यहाँ पे एक्सटर्नल फैक्टर है, ठीक है। जो बायोलॉजिकल है बेसिकली जब बच्चा प्रकृति के अंदर आता है, एनवायरमेंट के अंदर आता है, तो वो होता है बायोलॉजिकल फैक्टर। काफी सारे फैक्टर होते हैं बायोलॉजिकल, बायोलॉजी से रिलेटेड, जो कि उसको, उसकी डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करेंगे बाहरी तौर पे, एक्शनल तौर पे, ठीक है। बाकी जितने भी फैक्टर आप देख रहे हैं यहाँ पे, वो सारे के सारे जो हैं इंटरनल फैक्टर हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर जो है वो इंटरनल फैक्टर नहीं है। तो ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा ए। उसके बाद बात करते हैं, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं। फर्स्ट स्टेज टू लर्न स्किल, मतलब जो पहली स्टेज होती है लर्निंग की वो कौन सी होती है? रियलिटी, तो ये तो कोई स्टेज ही नजर नहीं आ रही मेरे को। इमेजिनेशन देख लेते हैं एक बार, कोऑर्डिनेशन या फिर इमिटेशन। तो जो इमिटेशन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इमिटेशन बच्चा जब जन्म लेता है तो फर्स्ट टाइम इस संसार में आता है, तो धीरे धीरे वो इमिटेशन की स्किल को सबसे पहले सीखता है। इमिटेशन मतलब आप जो है, जैसे सपोज करो आप बच्चे को खिला रहे हैं, बच्चा खेल रहा है, तो बच्चा जब खेल रहा है तो आप डेफिनेटली, अगर आप कई बार आप देखते होंगे बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो आपकी वो गेस्चर को, पोस्चर को इमिटेट करता है। इमिटेट का मतलब नकल करना होता है। इमिटेट का मतलब क्या करना होता है? नकल करना। तो वो आपके गेस्चर को इमिटेट करता है। जैसे जैसे आप मुस्कुराते हो वैसे वैसे वो मुस्कुराएगा, जैसे आप हाथ उठाओगे तो वैसे वो हाथ उठा देगा। तो एक प्रकार की स्किल है, लर्निंग स्किल है, जो कि बच्चा सीख रहा है। और जो चारों स्किल आपको दी हुई है, चाहे वो रियलिटी हो, चाहे इमेजिनेशन हो, चाहे कोऑर्डिनेशन हो, चाहे वो आपकी इमिटेशन हो, इन चारों स्किल के अंदर से अगर बात की जाए तो जो इमिटेशन है वो बच्चा सबसे पहले सीखता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चाइल्डहुड। तो आपको एक सिद्धांत बताना है साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चाइल्डहुड का। डिपेंडेंस ऑन अदर, फीलिंग ऑफ ग्रीगेरियसनेस, रिलीजियस फीलिंग, या फिर लैक ऑफ टेंडेंसी ऑफ इमिटेशन। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, फीलिंग ऑफ ग्रीगेरियसनेस। ग्रीगेरियसनेस का मतलब होता है झुंड में रहना, झुंड में रहना, ठीक है, झुंड में रहना। अब बच्चा जो है, आपने देखा भी होगा, बच्चा जो है, बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है, चाइल्डहुड की बात हो रही है यहाँ पे, बाल्यावस्था की बात हो रही है, इन्फेंसी की बात नहीं हो रही, ना एडोलेसेंस की बात हो रही है, चाइल्डहुड की बात हो रही है। तो बच्चा जब आपका होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा, बाल्यावस्था के अंदर आएगा, चाहे वो अर्ली है, चाहे मिडिल है, चाहे लेट है, बच्चा जो है धीरे 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 झुंड में रहने की कोशिश करेगा। झुंड में रहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि बच्चा जो है ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड सर्कल में रहने की कोशिश करेगा। गैंग एज भी कहा गया है इसको, अगर आपको याद है इसको क्या कहा गया, गैंग एज। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये इस वर्ड पे टिका हुआ है। अगर आपको ग्रीगेरियसनेस का मतलब पता होगा, गूगल करके देख लेना, अगर आपको मतलब पता होगा तो आप डेफिनेटली इसका आंसर लगा सकते हैं। वैसे मैं आपको यहां पे एक टिप्स भी दे देता हूं कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। देखो टिप्स ये है, और ये मैंने कई बार अप्लाई करके भी देखा है, कि आपके जब चार ऑप्शंस होते हैं ना, तो चार ऑप्शन में से अगर एक ऐसा ऑप्शन दे रखा है जहां पे जिस वर्ड का मतलब आपको पता ही नहीं होता, बहुत ही उठपटांग वर्ड दे देते हैं, जैसे यहां पे दे दिया ग्रीगेरियसनेस को दे दिया, तो आपका 90% ऑप्शन वही होगा, फीलिंग ऑफ ग्रीगेरियसनेस। ये मैंने कई बार अप्लाई करके देखा है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर आपके चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से तीन ऑप्शन तो आपको समझ में आ रहे हैं, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा दे दिया जहां पे थोड़ा सा जो वर्ड है वो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करके दे दिया, समझ में नहीं आ रहा। अब एग्जाम के अंदर तो आपके पास डिक्शनरी नहीं होती ना, तो आप क्या करेंगे, आप जो है अगर थोड़े से कंफ्यूज हैं क्वेश्चन के अंदर, तो 90% आप उसी ऑप्शन को निशान लगाएं जिसमें थोड़ा सा वर्ड डिफिकल्ट करके दिया हुआ है, ठीक है, फीलिंग ऑफ ग्रीगेरियसनेस। उसके बाद बात करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स, जो संज्ञानात्मक विकास है, जो आपका संज्ञानात्मक विकास होता है वो बेसिकली उसका अर्थ क्या है। तो डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। देखो संज्ञानात्मक जो विकास होता है वो आपकी बुद्धि से रिलेटेड होता है, वो आपके ब्रेन से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कि आपके ब्रेन से रिलेटेड है? सिंपल सी बात है, इंटेलिजेंस है, खत्म क्वेश्चन।
मतलब स्टार्ट करने से पहले ही खत्म कर दिया भाई। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मींस मतलब जो संज्ञानात्मक विकास है उसका अर्थ क्या है, तो भैया डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस है, सिंपल सी बात है, बाकी चीज पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये मेथडोलॉजी आपको पकड़नी है अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो। उसके बाद अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, ऐसे क्वेश्चन काफी आते हैं, थोड़े बड़े से क्वेश्चन आते हैं सीटेट के अंदर, तो देखते हैं, मिलान करना है इसमें, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा हाफ हाफ करके मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। पहला है प्रिंसिपल दिए हुए हैं और उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है साइड में, तो आपको मैचिंग करनी है। पहला जो प्रिंसिपल है वो प्रॉक्सिमोडिस्टल ट्रेंड है। अब जो प्रॉक्सिमोडिस्टल ट्रेंड है उसके अंदर क्या होता है आपको पता है, जो प्रॉक्सिमोडिस्टल है उसके अंदर जो डायरेक्शन होती है डेवलपमेंट की वो होती है सेंटर से पेरीपेरी यानी कि आउटरवर्ड। तो आप देख ले यहाँ पे प्रॉक्सिमोडिस्टल ट्रेंड किसके साथ जाएगा, ये जाएगा भैया फोर्थ के साथ, ठीक है। तो ये जाएगा आपका फोर्थ के साथ, फ्रॉम द सेंटर ऑफ बॉडी टू आउटरवर्ड। बात आ गई समझ में। चलो नेक्स्ट देखते हैं एक बार। उसके बाद स्फेलोकोडल दे दिया, स्फेलोकोडल किसके साथ जाएगा, ये भैया जाएगा आपका हेड टू टो सीक्वेंस के साथ, तो ये आपका सेकंड के साथ चला गया। स्फेलोकोडल किसके साथ जाएगा, हेड टू टो, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, स्फेलोकोडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल, मैं लिख के दे रहा हूं, ये क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाला है इस बार। उसके बाद बात करते हैं इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, तो ये आपका जो है इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस ये जाएगा आपका फर्स्ट के साथ, ये आ जाएगा डिफरेंट चिल्ड्रन डेवलप एट डिफरेंट रेट, तो ये आपका जाएगा फर्स्ट के साथ, सी का जाएगा फर्स्ट के साथ, ठीक है। अच्छा उसके बाद आपका डी बचा, तो डी किसके साथ जाएगा आपका, ऑब्वियसली बात है यहाँ पे फोर्थ के साथ जाएगा या थर्ड के साथ जाएगा। इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जो इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस है ये आपका थर्ड के साथ जाएगा। तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं, थर्ड क्या है, इन ए सिंगल चाइल्ड द रेट ऑफ डेवलपमेंट कैन वेरी फ्रॉम वन डोमेन ऑफ डेवलपमेंट टू दी अदर। तो देखो ऑप्शन में एक बार देख लेता हूं, पहला किसके साथ जाएगा आपका, ये जाएगा आपका थर्ड के साथ, सॉरी थर्ड के साथ नहीं जाएगा, फोर्थ के साथ जाएगा, फर्स्ट फोर्थ के साथ जाएगा। स्फेलोकोडल आपका जाएगा आपका किसके साथ जाएगा, ये जाएगा आपका सेकंड के साथ। तो मैं साथ में ऑप्शन दिखा देता हूं, छोटा करके दिखा देता हूं ताकि आपको एक साथ पूरा दिख जाए और आप थोड़ा सा देख पाएं। तो देखो फर्स्ट जो है आपका जाएगा फिफ्थ, बी सेकंड, सी फर्स्ट और डी थर्ड, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देख लेना क्योंकि ए और बी थोड़े से मिसप्रिंट है, यहाँ पे सेम से ही ऑप्शन लग रहे हैं, लेकिन इसका जो आंसर है वो बी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। आप यहाँ पे पॉज करके देख लेना, सारा चीज मैंने यहाँ पे बता दिया है कि जो ए है वो फिफ्थ पे मैच कर रहा है, ठीक है, ए जो है वो फिफ्थ पे मैच कर रहा है, उसके बाद बी जो है सेकंड पे मैच कर रहा है, सी जो है फर्स्ट पे और डी थर्ड पे, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट। वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सत्य है, तो भैया ये जो क्वेश्चन आया हुआ है ये आया हुआ है आपका APTET, मतलब आंध्र प्रदेश टेट के अंदर आया हुआ है, मई 2018 में ये पेपर हुआ था। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है, डेवलपमेंट इज ए शॉर्ट टर्म प्रोसेस, देर आर नो इंडिविजुअल डिफरेंस इन द डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म इन ऑल द डेवलपमेंट स्टेजेस, बिल्कुल सही बात है। ये जो डेवलपमेंट है वो यूनिफॉर्म नहीं होता, यूनिफॉर्म नहीं होता मतलब एक जैसा नहीं होता। अब एक जैसा नहीं होता जिसकी वजह से इंडिविजुअल से इंडिविजुअल डेवलपमेंट डिफर करता है ना आपका, अगर वो एक जैसा होता तो हर इंडिविजुअल सेम रेट से बढ़ रहा होता, ठीक है ना। समझ रहे हो ना बात को, कॉन्सेप्ट को पकड़ो ध्यान से, तो यूनिफॉर्म नहीं होगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, ए चाइल्ड विदाउट हैव प्रॉपर मेंटल डेवलपमेंट, एक चाइल्ड का जो है मेंटल डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं है, लैग्स बिहाइंड इन द सोशल डेवलपमेंट ऑल्सो, और वो जो है सोशल डेवलपमेंट से भी पीछे है। देखो डेवलपमेंट बहुत सारे टाइप के होते हैं, चाहे आपका मेंटल डेवलपमेंट हो चाहे आपका सोशल डेवलपमेंट हो। मेंटल डेवलपमेंट आपके बुद्धि से रिलेटेड हो जाएगा और सोशल डेवलपमेंट आपके सामाजिक से रिलेटेड हो जाएगा कि भाई पीयर ग्रुप्स में आपके कितने अच्छे संबंध है। द डेवलपमेंट प्रिंसिपल हियर इज, मतलब मेंटल डेवलपमेंट किसको लैग कर रहा है, सोशल डेवलपमेंट को, मतलब मेंटल डेवलपमेंट पीछे है, सोशल डेवलपमेंट आगे है। ये कह रहा है कि एक बच्चा जो है वो प्रॉपर उसका मेंटल डेवलपमेंट नहीं है तो सोशल डेवलपमेंट जो है उसका पीछे रह जाता है। अब सोशल डेवलपमेंट अगर पीछे रह जाता है तो इनमें से कौन सा प्रिंसिपल है ये, तो आपको प्रिंसिपल की मैचिंग करनी है। देखो मेंटल डेवलपमेंट एक डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट एक और डेवलपमेंट है। अगर मेंटल डेवलपमेंट अच्छा नहीं है तो सोशल डेवलपमेंट भी अच्छा नहीं होगा, सही बात है ना। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि जो डेवलपमेंट है वो इंटर रिलेटेड है,
डेवलपमेंट क्या है, वो इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। देखो क्वेश्चन के अंदर ध्यान से सुनो, मेंटल डेवलपमेंट अच्छा नहीं है बच्चे का तो सोशल डेवलपमेंट उसका पीछे रह जाता है। तो इसका मतलब ये है कि सोशल डेवलपमेंट मेंटल डेवलपमेंट के ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि डेवलपमेंट जो है वो इंटर रिलेटेड प्रोसेस है। अगर एक डेवलपमेंट आपका अच्छा नहीं होता है तो काफ़ी सारे चांसेस हैं, काफ़ी अच्छे चांसेस हैं कि नेक्स्ट डेवलपमेंट भी बच्चे के वो अच्छे से डेवलप नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट है। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। उसके बाद बात करते हैं द स्टडी दैट सपोर्ट्स द इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी ऑन डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। मतलब एक ऐसी स्टडी है जहां पे ये निकाला गया है कि विकास के ऊपर बेसिकली आनुवंशिकता का बहुत ही गहरा असर है। ये बेसिकली स्टडी किसने करी थी? तो ये जो स्टडी थी ये ऑप्शन नंबर ए में पियर्सन डार्विन्स फैमिली ने करी थी। ठीक है, जो कि बेसिकली आपके पियर्सन एक मैथमेटिशियन हैं, डार्विन आपके सोशियोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने मिलके स्टडी करी थी कि भाई जो आनुवंशिकता का रोल विकास के ऊपर, बाल विकास के ऊपर बहुत ही गहरा प्रभाव है इसका। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, अर्ली चाइल्डहुड इज द पीरियड ऑफ यानी कि जो आपकी आरंभिक बाल्यावस्था होती है वो किसका पीरियड होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए, इरप्शन ऑफ मिल्क टीथ। जो आपके मिल्क टीथ होते हैं बेसिकली वो आपके बनते हैं। ठीक है, कहाँ पे बनते हैं, किस में बनते हैं? आपके अर्ली चाइल्डहुड के अंदर। ठीक है, और टूटते भी हैं। नेक्स्ट, डेवलपमेंट इज डायरेक्शनल मीन्स। जो डेवलपमेंट है उसकी डायरेक्शन से क्या मतलब है? जो डेवलपमेंट है उसकी डायरेक्शन से क्या मतलब है कि भैया जो डेवलपमेंट है वो बेसिकली सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव करता है। सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव करता है, मतलब डायरेक्शन का मतलब उसकी दिशा। तो पहले जो डेवलपमेंट होता है वो सिंपल होता है, धीरे धीरे वो डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स की धारणा लेना स्टार्ट कर देता है। उदाहरण के तौर पर जैसे मान लो कोई छोटा बच्चा है और वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, बड़ा हो रहा है वो, तो सबसे पहले वो अपनी लार्ज मसल के अंदर डेवलपमेंट करेगा, कोशिश करेगा कि उसकी लार्ज मसल जो है वो डेवलप हो अच्छे से। जैसे कि लार्ज मसल कैसे, क्या मतलब है सर? जैसे कि बच्चे की लेग्स हो गई, जैसे बच्चे का नेक हो गया, जैसे बच्चे का टोर्सो हो गया। ठीक है, जैसे बच्चे का आपका थाई हो गई। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपकी लार्ज मसल है। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले बच्चा कोशिश करेगा कि अपनी लार्ज मसल पे जो है वो कंट्रोल गेन करे, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल बनाए, और धीरे धीरे फिर जो है ये डेवलपमेंट प्रोसीड होता है कॉम्प्लेक्स की तरफ। जैसे बच्चे की फिंगर टिप, बच्चे की फिंगर्स, बच्चे की बच्चे की रिस्ट, बच्चे का पाम, तो बहुत ही छोटी छोटी मसल्स तक जो है वो डेवलपमेंट आपका जाता है। तो पहले जो सिंपल मसल होती हैं, जो बड़ी बड़ी मसल होती हैं, बच्चा उस पर कंट्रोल गेन करता है। उसके बाद आपका जो डेवलपमेंट है धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ता चला जाता है। तो सिंपल से कॉम्प्लेक्स, सिंपल से आप ये भी देखो कि बच्चा जब छोटा होता है तो बच्चे का इंटरनल स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल होता है, धीरे धीरे वो कॉम्प्लेक्स होना स्टार्ट हो जाता है। तो जो ऑर्गेनिज्म है वो आपके सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन का मतलब यहाँ पे जो है वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ चलना होता है डेवलपमेंट का। तो दोस्तों ये थे टोटल, आज मैंने आपको 16 क्वेश्चन कराए हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और आप देख सकते हैं ये पुराने पेपर्स में से आए हुए हैं। तो मैंने वही क्वेश्चन आपको कराए हैं जो लास्ट ईयर के पेपर से मैंने वो क्वेश्चंस को उठाए हुए हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मेरी आप लोगों से यही विनती है कि आप इस वीडियो को बार बार देख लें एक बार और नोट्स जरूर बनाते हुए चलें, क्योंकि जब जब आप नोट्स बनाओगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस होगा। आपके अपने जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो ही आपकी नैया पार लगाएंगे, ना कि किसी दूसरे के हैंड रिटन नोट से आप पढ़ोगे। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो सेशन। कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो सेशन आपको कैसा लगा है। 5 जुलाई यानी कि जो सीटेट एग्जाम होने वाला है उसमें मेरी आपसे यही विनती है, यही आशा है कि आपके 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स आएंगे ही आएंगे। थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो शेयर कर देना अगर आपको थोड़ा सा भी बेनिफिट हुआ है। थैंक यू दोस्तों वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।